और नमस्ते हिमाचल की खबरों की शुरुआत करेंगे शिमला से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां स्कॉलरशिप घोटाले मामले में कई अहम खुलासे हुए हैं। कोर्ट से 3 आरोपियों को रिमांड पर लिया गया है। सीबीआई ने शिमला से इन्हें गिरफ्तार किया था। 11 करोड़ रुपए से ज्यादा का ये घोटाला है। ओबीसी, एससी, एसटी वर्ग के छात्रों के पैसे हड़पने का आरोप है। तो इस वक्त की ये बेहद अहम खबर शिमला से है, जहां छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप घोटाला मामला, जिसमें कोर्ट से 3 आरोपियों को रिमांड पर लिया गया है। सीबीआई ने शिमला से इन्हें गिरफ्तार किया था। 1-2 नहीं बल्कि 11 करोड़ रुपए से ज्यादा का ये घोटाला किया गया है। ओबीसी, एससी, एसटी के स्टूडेंट्स के पैसे हड़पने का ये आरोप है और इसी पर ये बड़ी कार्रवाई की गई है। सीधे रुख करना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद है हमारे संवाददाता राजेंद्र शर्मा। राजेंद्र, बेहद अहम ये मामला है और सबसे अहम ये कि इस तरह की किसी भी चीज को अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सीएम सुक्खू लगातार इस बात के इशारे दे रहे हैं। डिटेल्स चाहेंगे? बिल्कुल 2012 से 17 के बीच का ये पूरा मामला है। स्कॉलरशिप का ये पूरा घोटाला है और बहुत बड़ा ये घोटाला है। इस पूरे मामले में 8 एफआईआर अभी तक सीबीआई की तरफ से दायर की जा चुकी है और 3 एफआईआर आगे दायर करने की बात की जा रही है और उम्मीद लगाई जा रही है कि जल्द ही 3 और एफआईआर इसमें दर्ज की जाएंगी। तो अब हजारों करोड़ रुपए का ये पूरा घोटाला है और शिक्षा विभाग, इसके अलावा सचिवालय में बड़े आला अधिकारी, शिक्षा विभाग के बड़े आला अधिकारियों के और जो निजी शिक्षण संस्थान है उनके साथ ही पूरा रैकेट है। इस पूरे रैकेट के ऊपर जब ये पूरा खुलासा हुआ पूर्व सरकार के समय इसकी कार्रवाई शुरू की गई, फिर ये मामला सीबीआई को सौंप दिया गया। जिस प्रकार घोटाले की जांच का दायरा बढ़ता गया और दायरा इतना बढ़ गया कि सचिवालय के भी कुछ आला अधिकारियों के ऊपर शक की सुई घूमने लगी। उसके अलावा शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों के ऊपर शक की सुई घूमने लगी, जिसके बाद प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया कि इस पूरे मामले को सीबीआई को सौंप दिया जाए और फिर सीबीआई ने इसके ऊपर आरोपियों को पकड़ना शुरू किया, दोषियों को, और फिर एफआईआर दर्ज करना भी शुरू की। 8 एफआईआर अब तक हो चुकी हैं। 3 इन आरोपियों को दर्ज हिरासत में लिया गया है और अब कोर्ट की तरफ से रिमांड इनको दे दिया गया है, सीबीआई रिमांड। अब पूछताछ इनसे होगी और जिस प्रकार की सीबीआई के सूत्रों से हमारी बात हुई तो कुछ और लोगों को भी आगे गिरफ्तार किया जा सकता है, क्योंकि बड़े राज इनमें है। दरअसल जो इन तीनों आरोपियों के ऊपर मामला बनता है कि इन्होंने छात्रों की फर्जी एडमिशन दिखाई, छात्रों को हॉस्टल में स्टे दिखाया और वो पूरा पैसा अपने पास गबन कर लिया पूरे पैसे का। लेकिन कहीं भी जो अभी तक की जो डॉक्यूमेंट सीबीआई के पास पहुंचे हैं उनके अनुसार कहीं भी ना तो हकीकत में छात्रों के एडमिशंस थी और ना ही हॉस्टल में उनकी एडमिशन थी। तो ऐसे में पूरे स्कॉलरशिप का गबन इसको हम कह सकते हैं। अब इन तीनों से क्या कुछ आगे लिंक्स निकलते हैं, क्या अपडेट मिलती है इस पूरे मामले को लेकर, फिर उसके बाद सीबीआई आगे बढ़ेगी। लेकिन जैसे जैसे इस मामले में लोगों को हिरासत में लिया जा रहा है, दोषियों को हिरासत में लिया जा रहा है, वैसे वैसे पूछताछ हो रही है और जो जांच का दायरा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। कई निजी शिक्षण संस्थान भी अब इसके दायरे में हैं। काफी लोगों को हिरासत में भी सीबीआई की तरफ से लिया गया है। पूछताछ लगातार जारी है। तो हजारों करोड़ रुपए का ये बड़ा घोटाला हिमाचल प्रदेश में बिल्कुल कि अब तक का सबसे बड़ा घोटाला ये शिक्षा के क्षेत्र में, जिस प्रकार से स्कॉलरशिप लगा एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग की हड़पी जा रही थी निजी शिक्षण संस्थानों के सहयोग से और उनकी आड़ में। तो अब सीबीआई इस पे लगातार काम कर रही है। हाईकोर्ट में भी कई बार सीबीआई की तरफ से जवाब दिया गया। हाईकोर्ट ने सख्ती भी कई बार अपनाई, लेकिन अब धीरे धीरे जांच बढ़ती जा रही है और तेज भी जांच सीबीआई की होती जा रही है और अब उम्मीद लगाई जा रही है कि जल्द ही फाइनल कंक्रीट में सीबीआई पहुंचेगी और सभी दोषियों को सजा भी। राजेंद्र, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में किस तरह से ट्रांसपेरेंसी लाई जाए, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पर खास तवज्जो दी जाए, इन तमाम चीजों के लिए लगातार काम किया जा रहा है। और जब ये इतनी बड़ी कार्रवाई की गई है, ओबीसी, एससी, एसटी के जो स्टूडेंट्स थे उनके पैसे हड़पने का ये आरोप छोटा मोटा नहीं है, बहुत बड़ा ये आरोप है।
जब इसमें कार्रवाई होगी एक नजीर साबित होगा इस तरह का ये फैसला। बिल्कुल, और एग्जाम्पल तो होगा ही, लेकिन चिंता की बात यह है कि जिस प्रकार से मिली भगत अधिकारियों की और कर्मचारियों की सामने आ रही है, वो बड़ी चिंता का विषय अब इस पे बनता जा रहा है। इसी घोटाले के सामने आने के बाद कई दिनों तक, लंबे समय तक स्कॉलरशिप बंद रही। किस प्रकार से स्कॉलरशिप दी जाए इसके ऊपर मंथन रहा, किस प्रकार से, ताकि सीधा लाभ छात्रों तक पहुंच सके, SC/ST वर्ग की छात्रों तक सीधा लाभ पहुंच सके। इसको लेकर बड़ी माथापच्ची भी प्रशासन के बीच में हुई, और जिस प्रकार से इन्वॉल्वमेंट आ रही है, ये चिंता का विषय बनता जा रहा है। बिल्कुल राजेंद्र, और इसीलिए इस अहम खबर पर प्रमुखता के साथ हम बने हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए। एक और अहम खबर, धर्मशाला में 17 और 19 मई को होने वाले IPL मैचों के लिए तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। उधर मैच देखने के लिए ऑफलाइन टिकट्स के लिए मारामारी भी दिखाई दे रही है। सस्ती टिकट पहले ही बुक हो चुकी हैं, अब सिर्फ 1500 से 3000 के बीच की टिकट बची है, जिससे क्रिकेट प्रेमी कुछ निराश जरूर नजर आ रहे हैं। टिकट के बारे में, यहाँ पर मैच हो रहा है, सो मेरे को इंटरनेशनल मैचेस पसंद है। IPL उतने ज़्यादा पसंद नहीं है, बट फिर भी हमारी सिटी में मैच हो रहा है तो इसलिए देखना चाहूँगा। मैं 17 तारीख के मैच की टिकट लेने आया हूँ यहाँ पे। ठीक। हाँ जी, आपको यहाँ जानकारी मिल गई है कि टिकट्स वगैरह? हाँ जी, यहाँ पे इन्होंने एक नोटिफिकेशन लगा दिया है बोर्ड के ऊपर कि मतलब जो 17 तारीख की जो टिकट्स है वो जो है बिक चुकी है ऑनलाइन। नहीं, 17 तारीख की ऑनलाइन कुछ बिकी है, ऑफलाइन भी बिके? ऑनलाइन भी सर हमने चेक किया तो जो है टिकट बुक नहीं हो रही है। वैसे पोर्टल पे तो इनके शो कर रहा है कि टिकट है, पर वो जो है बुक नहीं हो रही है टिकट ना वहाँ पे, तो उसको हमें दिक्कत फेस करनी पड़ रही है। तभी हम ये धूप में आए टिकट लेने ना। मतलब अभी भी कंफर्म नहीं है कि मिलेगी नहीं मिलेगी। यहाँ सिस्टम तो अवेलेबल है अवेलेबल, पर कोई कंफर्म नहीं है, यहाँ कोई सिस्टम नहीं है। लाइन जो आ रहा है अपने आप घुसे जा रहा है, कोई नहीं। खड़े हुए हैं तब से, इतने बेचारे बंदे बाहर से भी आए हुए हैं, वो तो ऐसे टिकट ले रहे हैं। हाँ, अंदर से भी टिकट ले रहे हैं, बाहर से भी, मतलब यहाँ आ रहे हैं बंदे, लेडीज को भेज दे रहे हैं यहाँ से पकड़ा के, वहाँ से ले रहे हैं टिकट। और सीधे रुक करना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी विचित्र शर्मा। विचित्र, धर्मशाला में IPL मैच को देखने के लिए जाहिर सी बात है कि लोग बड़ी तादाद में, बड़ी संख्या में वहां पर रुक कर रहे हैं, लेकिन अब वहां पर टिकट को लेकर जिस तरह की सिचुएशन नजर आ रही है, उससे कहीं ना कहीं जिन लोगों को टिकट नहीं मिला है वो मायूस भी नजर आ रहे हैं। ग्राउंड रियलिटी क्या नजर आ रही है आपको? हिना, आपने बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि जो क्रिकेट प्रेमी है उनमें एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है, खासतौर पर जो है धर्मशाला में मैच को देखने की। और अगर बात करें हम लोग IPL की, तो पूरे एक दशक के बाद ये IPL हो रहा है, और वैसे भी हम और आप सब जानते हैं कि जो IPL का खेल होता है, ये क्रिकेट होता है, ये रोमांच से भरा होता है, और उस रोमांच के खेल को धर्मशाला जैसे क्रिकेट स्टेडियम में आखिर कौन भला छोड़ना चाहता है। अगर हम लोग यहाँ धर्मशाला की आबो हवा की बात करें हिना, तो ये एक शैक्षणिक हब भी माना जाता है। यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में जो है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं, तो ऐसे में जो है वो 10,000 से ज्यादा तो यहाँ पर छात्र ही हैं, और छात्रों में क्योंकि वो टीनेजर्स भी होते हैं, यूथ भी होता है, तो ऐसे में उनमें और ज्यादा जो है क्रेज रहता है क्रिकेट को देखने का। और जब धर्मशाला जैसे बिल्कुल नजदीक जो है अपने घरेलू क्रिकेट स्टेडियम में मैच की बात हो, तो फिर उनमें एक्साइटमेंट भला क्यों नहीं होगी। तो इसको मद्देनजर रखते हुए हम लोग बीते कल भी जिस तरह से देख रहे थे कि ऑफलाइन जैसे ही जो है टिकट काउंटर खुला था हिना, तो उसके तुरंत बाद जो है वहां पर लंबी लंबी कतारें जो है वो वहां पर लग गई थी, और टिकट्स के लिए मारामारी वहां पर देखी जा रही थी। और एक वक्त तो ऐसा भी आ गया था कि ये जो क्रिकेट प्रेमी थे वो जो है वो HPCA प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी भी करने लगे थे। लेकिन जिस तरह से हमारी बातचीत जो है वो HPCA प्रबंधन के साथ हुई है, डायरेक्टर संजय शर्मा के साथ हुई है, तो उन्होंने कहा है कि देखिए जो टिकट्स का जो दायरा है वो उनके बस में नहीं है, क्योंकि जो फ्रेंचाइजी होती है, जो मेजबान टीम है किंग्स 11, उनके पास इसकी फ्रेंचाइजी है और उनके अधिकार क्षेत्र में टिकट का आवंटन करना है। हाँ, वो इतना कह सकते हैं कि टिकट कितनी बची है या कितनी अभी तक जो है वो सोल्ड आउट हो चुकी है, ये वो बता सकते हैं। तो उनके हवाले से जो हमें जानकारी मिली है हिना, तो अभी तक फिलहाल जो है वो उनका कहना है कि महंगी से महंगी टिकट भी जो है वो बिक चुकी है, और सस्ती टिकटों की तो हम यहाँ पर बात ही नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि 750 से लेकर 1000 की टिकट्स तो जो है पूरी तरह से सोल्ड आउट हो गई थी जब ऑफलाइन काउंटर भी खुला था। तो ऐसे में इसीलिए जो है वो छात्रों ने इस बात को लेकर जो है काफी ज्यादा रोष व्यक्त किया यहाँ पर, कि क्योंकि वो लोग जो वो स्टूडेंट है और स्टूडेंट मैच भी देखना चाहता है, लेकिन ज्यादा पैसा भी
वो खर्च नहीं कर बिल्कुल, सकता है। बिल्कुल। तो ऐसे में यहाँ पर एक तो जब ऑनलाइन बुकिंग हो रही थी तो टिकट शो हो रही थी ना, लेकिन टिकट्स थी ही नहीं, और वो वहां पर यानी ऑनलाइन भी जो है वो बुकिंग नहीं करवा पा रहे थे। तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं जो है बहुत पेचीदगी भरा यहाँ पर जो है स्थिति जो है वो नजर आ रही है। लेकिन हाँ, एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये जो धर्मशाला का स्टेडियम है वो दुनिया भर में बहुत खूबसूरत स्टेडियम माना जाता है, और यहाँ पर मैच देखने का अपना ही एक अलग अलग लुत्फ रहता है। और यहाँ पर हालांकि मैच बारिश में धुलते भी रहे हैं, बावजूद इसके जो क्रिकेट प्रेमी हैं उनमें एक्साइटमेंट अभी तक भी कम नहीं हुई है, और जब भी यहाँ पर मैच आता है तो इसी तरह से सॉल्ट आउट होता है। बिल्कुल, और बिल्कुल। दूसरी बड़ी बात मैं हिना ये कहना चाहूंगा, बताना चाहूंगा दर्शकों को, क्योंकि यहाँ की कैपेसिटी जो है वो 20 से 22 हजार के करीब है, और 20 से 22 हजार के करीब की कैपेसिटी होने के साथ साथ जो है जो स्टॉक है वो भी कहीं ना कहीं बहुत कम है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए कहीं ना कहीं टिकट्स जो है, अब चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, बहुत बड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी टिकट्स को लेने के लिए, फिलहाल हम ये कह सकते हैं। बिल्कुल विचित्र, और देखना ये अहम रहेगा कि जिन लोगों को टिकट नहीं मिल पाता है वो किस तरह से इस आईपीएल मैच का लुत्फ उठा सकेंगे, क्योंकि भाई कुछ भी कहें, क्रिकेट है, आईपीएल है, इस तरह का उत्साह तो देखते बनता है। विचित्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। 17 मई को सुक्खू कैबिनेट की अहम बैठक होना है। ये बैठक दोपहर बाद 3 बजे राज्य सचिवालय में होगी, जिसमें कई अहम फैसले लिए जाएंगे। हालांकि बैठक के लिए मंत्रियों को फिलहाल कार्यसूची नहीं दी गई है। खबर यह भी है कि मंत्रियों को कैबिनेट बैठक में ही कार्यसूची दी जाएगी। तो अहम बैठक शिमला से ये बड़ी खबर। 17 मई को सुक्खू कैबिनेट की अहम बैठक होना है। कई अहम फैसले इस बैठक में लिए जा सकते हैं। दोपहर बाद 3 बजे राज्य सचिवालय में यह अहम बैठक होना है, और जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि हर कैबिनेट की बैठक के बाद कई अहम फैसले, उनके ताल्लुक से तमाम तर चीजें सामने आती हैं, उसी तरह से ये बैठक भी काफी अहम मानी जा रही है। और नमस्ते हिमाचल में वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। नमस्कार, धारवी रफ्तार भी में आपका बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे अहम खबरों से। जम्मू कश्मीर गृह विभाग का निर्देश, 607 नए पोस्ट क्रिएट करने का आदेश। पाकिस्तान से लगी सीमाओं के चलते फैसला, एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड को किया जाएगा मजबूत। डोडा राष्ट्रीय राजमार्ग के पास हादसा, 1000 फीट गहरी खाई में जा गिरी कार, 2 लोगों की मौके पर मौत। श्रीनगर हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। ब्रेक के बाद नमस्ते हिमाचल में एक और अहम खबर। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी निजी दौरे पर शिमला आई हैं। सोनिया गांधी हवाई मार्ग से पहले चंडीगढ़ पहुंची, जहां सीएम सुक्खू ने एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया। उसके बाद वो शिमला के कल्याणी हेलीपैड पर पहुंची, जहां सीएम सुक्खू ने उन्हें प्रदेश के पारंपरिक वाद्य यंत्र का स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। सोनिया गांधी निजी दौरे पर शिमला आई हैं। इस दौरान वो कुफरी के पास छराबड़ा में स्थित अपनी बेटी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के घर पर रुकेंगी। प्रियंका गांधी भी गुरुवार को ही यहां आई हैं। और शिमला में आज प्रियंका गांधी वाड्रा ने जाखू मंदिर में
दर्शन किए हैं। दर्शन के लिए प्रियंका गांधी सुबह ही जाखू मंदिर पहुंची थी और वहां पूजा अर्चना की। वहीं प्रियंका गांधी कुछ देर ही मंदिर में रुकी रहीं। इस दौरान मंदिर में दर्शन के लिए आए लोगों ने प्रियंका गांधी के साथ तस्वीरें भी खूब खिंचवाईं। हिमाचल प्रदेश के नव निर्वाचित विधायकों ने दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से खास मुलाकात की। दरअसल सभी नव निर्वाचित विधायक संसदीय कार्यों की ट्रेनिंग लेने दिल्ली में हैं। इसी दौरान वक्त मिलने पर सभी विधायक जेपी नड्डा से मिलने पहुंचे। आपको बता दें कि इस बार हिमाचल विधानसभा में 23 विधायक पहली बार चुनकर आए हैं, जिनमें से कांग्रेस के 14, बीजेपी के 8 और 1 निर्दलीय विधायक हैं। सीएम सुक्खू मोहाली के इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस में आयोजित गवर्नेंस समिट में शामिल हुए, जहां उन्होंने आईएसबी हिम डेटा पोर्टल को लॉन्च किया। इस पोर्टल में सभी सरकारी विभागों का डेटा इकट्ठा कर तैयार किया गया है। इस पोर्टल से राज्य में लाभ वितरण प्रणाली मजबूत होगी। यहां सभी सरकारी योजनाओं और लाभार्थियों की जानकारी होगी। इससे सरकारी योजनाओं को कार्यान्वित करने में काफी फायदा मिलेगा। सीएम ने कहा कि उनकी सरकार हिमाचल को सबसे अमीर, सबसे समृद्ध राज्य बनाने के लिए हर तरह के प्रयास जारी रखेगी। नहीं, अब जो हम बजट लाए हैं उसमें हम प्रोडक्टिविटी पर ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। प्रोडक्टिविटी का मतलब है कि जहाँ से हमें रेवेन्यू जनरेट हो, तो उस दिशा से हमने काफ़ी काम कर रहे हैं और अभी हमारे को बड़ी अच्छी अचीवमेंट मिल रही है। 4 साल में हिमाचल की इकॉनमी पटड़ी पर आएगी और 10 साल में हिमाचल हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली धनी राज्य होगा। पर्यटन में हम अपने बजट का काफ़ी पैसा खर्च कर रहे हैं। हम कांगड़ा एयरपोर्ट की एक्सपेंशन कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स को हम हेलीपोर्ट से जोड़ रहे हैं। स्नो वाउंड एरिया जो है उसमें हमारी जो 11 महीने बर्फ रहती है, टूरिस्टों को वहां तक पहुंचाने के लिए रोप बेस का निर्माण कर रहे हैं। रोड्स क्वालिटी को बेस्ट कर रहे हैं। इन सब दृष्टिकोण से अगले 2 साल में हम पर्यटकों की संख्या डबल करने पर विचार कर रहे हैं। हाई एंड टूरिज्म प्लेस बना रहे हैं। तो हो सकता है अभी 2 साल लगेंगे ना, अभी क्योंकि योजनाएं धरातल पर है, तो आने वाले समय 2 साल में कर्नाटक इसमें इसको आगे बढ़ाए। शिमला के मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव 15 मई को हो जाएगा। इसे लेकर 14 मई को सीएम हाउस में सभी पार्षदों की अहम बैठक भी बुलाई गई है। इस बैठक में सभी पार्षदों की राय को सुना जाएगा। बैठक में मेयर चुनाव के लिए कांग्रेस के पर्यवेक्षक बनाए गए तेजेंद्र पाल सिंह, पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, सीएम सुक्खू और कई मंत्री मौजूद रहेंगे। बैठक सर्वसम्मति से चुनाव के लिए बुलाई गई है। इसे लेकर सीएम सुक्खू ने मोहाली में मीडिया से बात की और कहा कि 15 मई को मेयर और डिप्टी मेयर की घोषणा हो जाएगी। नहीं, कोई पेच नहीं है, 15 अक्टूबर को करेंगे। हमारा जो ये पेच का कोई ऐसा बात ही नहीं है। अब वो 4 तारीख को इलेक्शन खत्म हो तो 10 दिन उनको आराम करने के लिए भी तो समय चाहिए। 10 दिन उनको आराम करने का समय दिए। 15 तारीख को मेयर डिप्टी मेयर का चुनाव हो जाएगा। वहीं पूर्व मंत्री बिक्रम ठाकुर ने सरकार पर हमला बोला और कहा कि कांग्रेस सरकार बनने के बाद से प्रदेश में अराजकता का माहौल है। सरकार दिल्ली से ही चल रही है। मुख्यमंत्री और मंत्रियों में समन्वय की कमी साफ दिखाई दे रही है। आप 5 महीने का रजिस्टर निकाल के देखेंगे तो सरकार ज्यादातर दिल्ली में ही रही है। सुखविंदर सिंह सुक्खू जी पिछले लंबे समय से दिल्ली में है। सारी की सारी सरकार रिमोट कंट्रोल से वहां से चलती है। सरकार के अंदर मंत्रियों और मुख्यमंत्री के बीच में समन्वय की कमी है और पूरे प्रदेश के अंदर एक अराजकता का माहौल है। यहाँ कोई अच्छा नहीं बोल रहा सरकार के बारे में। हर कोई बोलता है कि सरकार का यही नहीं पता चलता क्या है। माननीय मुख्यमंत्री जी का क्या प्रवास है, कहाँ उनको जाना है, किधर जाएंगे, इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं होती। और उस पूरे दफ्तर के अंदर काम करने वाले लोग जो हैं वो कोई भी अनुभवी व्यक्ति वहां नहीं है, जिसके कारण से इस प्रकार की स्थिति बनी हुई है। पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने पूर्व मंत्री बिक्रम ठाकुर के बयान पर पलटवार किया और कहा कि विपक्ष तथ्य के आधार पर आलोचना करे तो ठीक है, लेकिन आधारहीन बातें नहीं होनी चाहिए।
कि अगर आपको किसी की निंदा करनी है या क्रिटिसिज्म करना है तो किसी तथ्यों के ऊपर करना चाहिए। जब उनके पास कुछ बोलने के लिए नहीं है तो इस तरीके की बेबुनियाद बातें कर कर वो हिमाचल प्रदेश के लोगों को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। विरोध करें, विपक्ष में रहते हुए विरोध करना सबका मौलिक अधिकार है। हमने भी बहुत किया जब हम विपक्ष में थे, मगर तथ्यों के ऊपर किया, फैक्ट्स के ऊपर किया। इस तरीके की बातें करना जो पहले जयराम जी करते थे, उनके राजनीतिक गुरु है, कि ये श्रीलंका जैसे हाल बन रहे हैं, ये पाकिस्तान जैसे हाल बन रहे हैं। हिमाचल प्रदेश बहुत सभ्य प्रदेश है। यहाँ के लोग, यहाँ की सरकार, यहाँ के अधिकारी, यहाँ के कर्मचारी सब प्रशासन में और एक नियमित तरीके से काम करने में विश्वास रखते हैं। प्रदेश में एक चुनी हुई सरकार है, मजबूत सरकार है, जो मुख्यमंत्री सुक्खू जी के नेतृत्व में कार्य कर रही है। हमें विक्रम ठाकुर जी या और भी कोई नेता जो इस तरीके की तथ्यहीन बातें कर रहे हैं, उस पर अपना जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। मंडी पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कितरपुर मनाली 4 लेन को लेकर खुशखबरी भरा बयान दिया है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि उनकी कोशिश यही है कि 18 मई से 4 लेन पर कितरपुर से नरचौक तक यातायात शुरू हो जाए। उन्होंने कहा कि इसके लिए उन्होंने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से अनुरोध किया कि भले ही 4 लेन का औपचारिक उद्घाटन बाद में हो, लेकिन टूरिस्ट सीजन में पर्यटकों की सहूलत के लिए इसे 18 मई से चालू कर दिया जाए। इस दौरान उन्होंने 16 मई में शिमला में आयोजित होने वाले रोजगार मेले को लेकर कहा कि मेले में केंद्र सरकार की कोशिशों से हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा। 16 को शिमला में जो रोजगार मेला है, जैसे प्रधानमंत्री जी ने 10 लाख नौकरियां देने की बात कही है, उसमें शिमला में भी उस दिन रोजगार देने का काम होगा। हमारा प्रयास है कि 18 को जब मैं आऊं तो ये जो 4 लेन हाईवे की आप बात कर रहे थे, हमने नितिन गडकरी जी से निवेदन किया है कि औपचारिक उद्घाटन इसका होना है तो लेट भी हो जाए, चाहे 1 महीने बाद हो जाए। जो छोटे छोटे काम बचे हैं उनको पूरा कर लिया जाए। औपचारिक उद्घाटन का इंतज़ार किए बिना टूरिस्ट सीजन में अगर कीरतपुर, बिलासपुर, सुंदरनगर, नेरचौक नेशनल हाईवे को, 4 लेन हाईवे को खोल दिया जाए तो लोगों को आवाजाही में बहुत लाभ मिलेगा। और हमारा प्रयास है कि 18 तारीख को उसको जनता के लिए उस तरह से ट्रैफिक खोल दिया जाए ताकि लोगों को उसकी राहत मिल सके। वहीं धर्मशाला पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने सुक्खू सरकार और डिप्टी सीएम पर हमला बोला। डिप्टी सीएम ने कहा कि बीजेपी चुनाव के बाद अब सीपीएस को लेकर कानूनी लड़ाई में भी कांग्रेस से पस्त होगी। इस पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि मुकेश अग्निहोत्री की हालत अपनी ही पार्टी में ठीक नहीं है, इसलिए वो ऐसे बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार उन वादों को पूरा करने के बारे में सोचना चाहिए जो चुनाव में किए गए थे। किसकी हालत अब अपने दल में क्या है वो आज प्रदेश के सामने पता चल चुका है, और इसलिए मजबूरी में ऐसे बयान देने भी पड़ते हैं। ये मुख्यमंत्री जी के ऊपर निर्भर करता है किसको मंत्री बनाना, नहीं बनाना, कब बनाना, ये उनका ही अधिकार क्षेत्र है। मुझे लगता है इस पे तो आपको भी इंतज़ार ही करना है। बहनें सदमे में ज़रूर हैं। 1500 रुपये महीना खाते में आना था, 6 महीने होने को आए, 9000 रुपये अभी तक खाते में नहीं आए। सदमा तो है बहनों को, लेकिन शायद ये सरकार उनकी आवाज़ को सुन नहीं पा रही है। लेकिन जब उनका समय आएगा तो वोट की चोट भी देंगे। कृषि मंत्री चंद कुमार ने कहा कि गांव का विकास सुक्खू सरकार की पहली प्राथमिकता है। कृषि मंत्री नूरपुर के सपेल और कटोरा पंचायत में पहुंचे। यहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया, लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को सुना। कृषि मंत्री ने अधिकारियों को इलाके में पीने के पानी की आपूर्ति का निर्देश दिया और कहा कि सरकार अपने सभी वादे पूरे कर रही है। अभी हमने सभी विभागों को हमारे मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आदेश दिया है कि सभी विभागों में जो वैकेंसियां खाली हैं, चाहे मेरे कृषि विभाग में है, बागवानी विभाग में है, ईडब्ल्यू विभाग में है, आईपीएच विभाग में है, स्कूलों में है, उन सभी वैकेंसियों को हम जो है वो उसका पूरा डाटा फीड कर रहे हैं और इसके बाद हम इंटरव्यू की प्रक्रिया को शुरू करेंगे। और
सरकारी क्षेत्र में और प्राइवेट क्षेत्र में जो हमारा वायदा आप लोगों के बच्चों को रोटी रोजी का प्रावधान करेंगे उसको हम शुरू करने जा रहे हैं।